हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये आपका जो जीकेएसएसपी का एग्ज़ाम था उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन था वो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडियम है, कुछ लोग ईजी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ईजी टू मॉडरेट है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि जिनका कल एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए इसके लिए, और जो आज पढ़ रहे हैं और जिनका आज एग्ज़ाम था वो भी अपने आंसर्स को चेक कर ले। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा सेशन को। तो गाइज, जो पहला क्वेश्चन था आपका वो ये है, 21st क्वेश्चन सेट बी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था वो है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से है जिसमें लिखा हुआ है कि P प्लस Q का मीनिंग है कि P इज वाइफ ऑफ Q। P क्या है? वाइफ है किसकी? Q की। ठीक है, उसके बाद P माइनस Q की अगर बात करें तो माइनस Q का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, और P उसके बाद है P डिवाइडेड बाय Q। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है P सन है किसका? Q का। P इज सन ऑफ Q। एंड उसके बाद है P इज ब्रदर ऑफ Q, मतलब मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रदर। ठीक है, ये आपको इंडिकेशंस दी हुई है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? A मल्टीप्लाई Q डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय S प्लस C। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपने फाइंड करना है हाउ इज C रिलेटेड टू A's फादर। हाउ इज C रिलेटेड टू A's फादर, कि C का क्या रिलेशन है A के फादर के साथ। A के फादर के साथ C का क्या रिलेशन है? तो गाइस ध्यान से देखिएगा इसको। मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया ब्रदर, तो इसका मतलब है A इज ब्रदर ऑफ Q। A क्या है? ब्रदर है किसका? Q का। ब्रदर का मतलब है, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया इसका मतलब है कि ये मेल है। ठीक है, और ये दोनों साथ में है, इसका मतलब ये है कि ये सेम जनरेशन के हैं, और ये दोनों क्या है? बाई है। ठीक है, क्यू का तो नहीं पता, लेकिन ए इसका बाई है, ये यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं क्यू डिवाइडेड बाय बी। क्यू इज, डिवाइड का मतलब है सन, इसका मतलब हुआ क्यू सन है किसका? बी का। सन है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि सन तो मेल होता है। मेल है और सन किसका है? बी का, तो बी इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बी अब इसका माता या पिता कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बोला गया है बी इज, डिवाइड का मतलब है सन, बी सन है किसका? एस का। बी सन है एस का, तो मतलब बी भी क्या है? मेल है, और किसका सन है? एस का सन है। समझ आ रही है? अब एस प्लस सी, प्लस का मतलब है वाइफ, तो एस इज वाइफ ऑफ सी। एस क्या है? वाइफ, तो वाइफ है तो ये क्या है? लेडी है। लेडी है तो उसको हम सर्कल में बंद करेंगे, और ये अगर क्या है? वाइफ, तो ये इसका क्या होगा? साथ में हस्बैंड, तो सी इसका क्या होगा? हस्बैंड होगा। प्लस का निशान का मतलब है कि इनकी मैरिज हुई है। ठीक है, अब आपने बताना है कि हाउ आपने बताना हाउ इज सी रिलेटेड टू एज फादर। सी का क्या रिलेशन होगा ए के फादर के साथ? अब ए का फादर देखो कौन है? ए का फादर तो बी है, क्योंकि ये दोनों बाई हैं, तो बाई का जो पिता होगा वही तो इसका पिता होगा। तो ए का पिता कौन है? बी। तो बी का क्या रिलेशन है सी के साथ? सी बी का क्या लगता है? तो सामने दिख रहा है बी की ये माता जी हैं और ये पिताजी हैं, तो पिता है, तो सी क्या है? सी इज फादर ऑफ एज फादर। ए के फादर का क्या है? सी फादर है। समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा? बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन आपके पास। ये क्वेश्चन डायरेक्शन से आया हुआ है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा।
इसमें लिखा हुआ है टाउन ए इज टूवर्ड्स द बेस्ट ऑफ टाउन बी। टाउन ए जो है वो कहां पे है, वेस्ट साइड में, टाउन बी के वेस्ट साइड में। टाउन बी के वेस्ट साइड में है तो इसको कैसे लिखोगे, टाउन ए वेस्ट में है। टाउन ए वेस्ट में, आपको पता है ईस्ट यहाँ पे होता है, वेस्ट यहाँ पे होता है, तो टाउन ए को मैंने बना दिया कहां पे, वेस्ट में। किसके वेस्ट में, टाउन बी के। तो टाउन बी ईस्ट में होगा, यहाँ पे ईस्ट आता है। इसी तरीके से डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया टाउन ए कहां पे है, वेस्ट में, किसके, बी के वेस्ट में, ठीक है। समझ आ रही है। अब देखते जाना इसको। उसके बाद टाउन सी इज टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन ए का नॉर्थ कहां पे होगा, नॉर्थ ऊपर होता है, तो टाउन ए के नॉर्थ में टाउन सी है। समझ आ रही है। उसके बाद लिखा हुआ है टाउन ई इज टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन सी। टाउन सी के वेस्ट में क्या है, टाउन सी के वेस्ट में टाउन ई है। तो टाउन ई कहां पे होगा, वेस्ट मतलब यहां पे इस साइड में होगा, तो इस साइड में होगा, तो ये कहां पे आएगा, टाउन ई आ जाएगा यहां पे। समझ आ रही है। अब आपको बताना है कि टाउन ई इज टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ टाउन बी। टाउन बी के किस डायरेक्शन में टाउन ई होगा। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, एक लाइन को ड्रॉ कर देना यहां से लेके यहां तक। अब आपने इस लाइन को पता करना है ये लाइन कौन सी है। आपको मैंने साइंस बताए हैं, ईस्ट यहाँ पे होता है, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे, ठीक है। अब आपने देखा कि ये कैसे है, इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ हुई। इसी तरीके से ये लाइन कहां पे है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी इसका आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ आ रही है। तो ये कहां होगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। समझ आ रही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग से, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको दिया गया है इन सर्टेन लैंग्वेज र स ह इज कोडेड एज एंड है, ठीक है। बहुत सारे साइंस हैं, तो इसको मैं कैसे बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। र स ह को कोड किया गया है किस तरीके से, एंड, और एंड के साथ क्या है, ये वाला साइन है, और साथ में कौन सा साइन है, स्टार वाले साइन है, ठीक है। समझ आ रही है। इसको इस तरीके से कोड किया गया है, क्लियर। उसके बाद कोड किसको किया गया है, म ल र को। तो र तो ऑलरेडी यहां पे भी है, तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, म और ल को मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। र के नीचे र को लिख दिया। अब यहां पे आपने देखा इसके कोड क्या है, तो कोड आपने देखा कि ये वाला साइन तो फिर से आया है, तो इसके नीचे ये वाला साइन मैंने फिर से लिख दिया। उसके बाद और कौन कौन से साइन है, एक परसेंटेज का साइन है और एक हैश का साइन है। तो परसेंटेज का साइन बना दो यहाँ पे, और साथ में किसका साइन बना देना आपने, हैश का। समझ आ रही है, इस तरीके से। अब उसके नीचे गए तो आ रहा है स म र अ, स म र अ। तो स तो यहाँ पे है, म भी यहाँ पे है, और उसके बाद र भी यहाँ पे है। तो ये तीनों इसमें प्रेजेंट है, तो उन जिस जिसके साइन होंगे उसके नीचे रखते जाने हैं, ठीक है। अब आपने देखा उसके बाद कि स म र को कैसे लिखा गया है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑलरेडी यहाँ पे था, तो परसेंटेज के नीचे परसेंटेज बना दिया। उसके बाद दूसरा क्या है, साइन, ये वाला, तो ये साइन यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद आ गया स्टार, तो स्टार कहाँ पे है, तो स्टार भी आप यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। उसके बाद आ गया म ह ल, तो म तो यहाँ पे है, ह कहाँ पे है, ह भी यहाँ पे है, ह के नीचे, और ल कहाँ पे है, ल भी यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, तो आपने देखा परसेंटेज के नीचे परसेंटेज होना चाहिए, तो परसेंटेज आ गया परसेंटेज के नीचे। समझ आ रही है। अब उसके बाद आ गया एंड, तो एंड के नीचे, ठीक है। उसके बाद आ गया हैश, तो हैश के नीचे आ जाएगा, ठीक है। हैश के नीचे आ गया। अब आपने फाइंड क्या करना है, कोड फाइंड करना है एल ए का कोड फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखोगे कि एल ए सिर्फ सेकंड और फोर्थ में है। अब आपने यहां पे भी कोई ऐसा कोड ढूंढना है
जो सेकंड और फोर्थ में ही प्रेजेंट हो सिर्फ, क्योंकि ये दो ही जगह पे प्रेजेंट है, सेकंड और फोर्थ में। अब आप ध्यान से देखोगे ये फर्स्ट और फोर्थ में है, ये तो नहीं होगा। ये 3 में प्रेजेंट है, ये भी नहीं है। ये 2 में प्रेजेंट है फर्स्ट और थर्ड में, ये भी नहीं है। ये 3 में प्रेजेंट है, ये भी नहीं है। ये सेकंड और फोर्थ में प्रेजेंट है, यही होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? हैश आ जाएगा। आपका आंसर है बी। समझ आ रही है? बढ़ते हैं आगे। 24th क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, आपको पता है इसको किस तरीके से करना है। आपने इन फिगर्स को ध्यान से देखना है और पहचानना है कि इनमें से कौन सी फिगर ऐसी होगी जो बाकियों से डिफरेंट है। तो वो सामने दिख रही है। इस क्वेश्चन का तो आप इजीली आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो बटन्स हैं, बटन्स को देख सकते हो। बाकी वालों में 3-3 बटन्स हैं। जो ये बना हुआ है, जो भी फिगर बनी हुई है, इसमें बाकी सब में 3-3 बटन्स हैं, लेकिन जो सी वाला है उसमें बटन्स है 5। तो सी वाला डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन पे। 25th क्वेश्चन में क्या है, तो ध्यान से देखो इसको। तो ये भी आपका एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। यहाँ पे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बने हुए हैं? ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इसके अंदर 1 2 ये क्वेश्चन काफी लोग गलत करके आए हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी और आपने इस फिगर को कंप्लीट करना था, ठीक है। इसको कैसे कंप्लीट करोगे? तो यहाँ पे देख रहे हो जो रेक्टेंगल्स है वो 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेक्टेंगल्स है वो है 6। तो यहाँ पे 3 है, तो इसके आगे जो ट्रायंगल बनेगा उसके अंदर कितने रेक्टेंगल होने चाहिए? तो आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 3 9 होता है, 3 2 6 होता है, 3 1 3 होता है। तो आगे क्या होगा? 3 0 क्या होता है? 0। तो आगे ऑप्शन आपका कौन सा होता? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कोई भी रेक्टेंगल नहीं है। तो आपका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है कि x स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द प्लेस ए। x ने चलना स्टार्ट किया है कहां से? a से। तो x ने a से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। कोई x है, उसने कहां से चलना स्टार्ट किया? a से। और a से चलना स्टार्ट किया है। ही वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट एंड रीचेस प्लेस b। 4 किलोमीटर वो चला है किस डायरेक्शन में? ईस्ट। तो ईस्ट यहाँ पे होता है, तो 4 किलोमीटर इसको चला दो किस डायरेक्शन में? ईस्ट। और कहां पे पहुंचा ये? बी में पहुंच गया। उसके बाद देन टर्न्स राइट, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया। राइट टर्न लेने का मतलब है अगर मैं इस साइड को चल रहा हूं तो मेरा राइट क्या होगा? ये वाला। और राइट का मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है, ठीक है, नीचे को आ जाना है। घड़ी कैसे चलती है? इस तरीके से। तो यहां को चलेगी घड़ी, तो नीचे आ जाना है आपने। नीचे आके कितना चलना है? तो वहां पे लिखा हुआ है आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट ही स्टॉप्स एट प्लेस सी। ठीक है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो कहां पे रुक गया? प्लेस सी पे वो रुक गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी? ए और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलता है? जैसे ए से सीधा आपने सी में आना हो, तो ये आपका क्वेश्चन है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का, ठीक है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लगेगी कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। और जब भी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एक 3 है एक 4 है, तो इसका आंसर 5 किलोमीटर होगा। इसको आप चेक कर सकते हो बाय फॉर्मूला।
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके परपेंडिकुलर क्या है 3 परपेंडिकुलर है 3 का स्क्वायर आ गया, बेस कितना है 4 का स्क्वायर आ गया, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, 9 और 16 कितना होता है 25, और ये जो स्क्वायर है दूसरी साइड जाके रूट बन जाएगा 25 का रूट, तो इसका आंसर कितना आएगा 5 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। समझ आ रही है? अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो 27 में क्या है, ध्यान से देखो इसको। इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, 180 बच्चों की क्लास है, 90 स्टूडेंट्स स्पीक बंगाली, 70 स्टूडेंट्स स्पीक मराठी। ठीक है, एंड 50 स्टूडेंट्स डू नॉट स्पीक एनी ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, आपने ये निकालना। तो ध्यान से सुनना, देखो टोटल स्टूडेंट्स हैं 180। इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम से करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, 180 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 50 स्टूडेंट्स कोई भी भाषा नहीं बोलते, ना तो वो डू नॉट स्पीक एनी ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस, तो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो मैं 180 में से क्या करूंगा 50 को सीधा सीधा माइनस कर दूंगा। अब बच्चे कितने हैं, ठीक है बच्चे हैं अब 130। बच्चे कितने हैं 130। 130 में से कुछ बंगाली बोलते हैं और कुछ क्या बोलते हैं मराठी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 सर्कल्स बना लूंगा, 2 सर्कल्स बना लूंगा, जिसमें क्या होता है 90 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, 90 स्टूडेंट्स आपके बंगाली बोलते हैं और 70 क्या बोलते हैं मराठी। लेकिन ध्यान से सोचो, अगर 90 बच्चे बंगाली बोल रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो साथ साथ में मराठी भी बोलते होंगे। ठीक है, 90 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो साथ साथ में क्या बोलते होंगे मराठी भी बोलते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, जैसे ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है कि जो 130 स्टूडेंट्स है ना, वो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं, या तो मराठी बोलते होंगे या बंगाली बोलते होंगे। ठीक है, मराठी या बंगाली कोई दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलते होंगे, तो इसका मतलब है इसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है, यूनियन का मतलब होता है ए या बी, ए लैंग्वेज बोलते होंगे या बी लैंग्वेज बोलते होंगे। ए मैंने किसको माना है, ए माना है मैंने बंगाली को, और बी मैंने माना है किसको मराठी को। ठीक है, ए मैंने बंगाली को माना है और बी मैंने बंगाली को माना है। ठीक है, सॉरी देख लेना। ठीक है, उसके बाद ए यूनियन बी आ गया 130। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बंगाली बोलते हैं, बंगाली बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 90 हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मराठी बोलते हैं वो कितने हैं, तो मराठी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है आपके 70। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, उस फॉर्मूले का नाम है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, तो इसको याद रख लेना, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं, जो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। और हमने निकालना क्या है, बोथ द लैंग्वेजेस, तो उसके लिए हम इसी का सहारा लेंगे, हमने इसी चीज को फाइंड करना है। अब देखो ए यूनियन बी कितना है 130, ए कितना है 90 और ये कितना है 70, और माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को। अब आपको पता है 90 और 70 को प्लस करोगे तो 160, 160 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 130। ठीक है, और यहाँ पे है माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब 160 इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका, आप खुद निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा वो आएगा 30। कितना आंसर आएगा 30 आएगा, ये आप खुद निकालोगे। और इसी के साथ आपका जो 27वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 28 क्वेश्चन है आपके पास, 21, 63, 252 और साथ में 12, 60
और ये आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी करना है ना, आपने लास्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट से स्टार्ट करना है। तो आप इसको देखो कि 252 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो इस तरह की ग्रोथ सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से ही पॉसिबल है। अगर प्लस करके करोगे तो कभी भी इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आएगी, इतनी ज्यादा इंक्रीज चीजें नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप सीधा दिमाग लगाओगे मल्टीप्लाई की तरफ। 252 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ताकि आपका जो आंसर आए वो 1260 आए। ठीक है, तो आपने देखा कि 252 का हाफ 126 ही तो होता है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 252 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1260 आएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 63 को 3 और लास्ट में इसके 2 है, तो 3 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 2 आता है। 3 4 से 12 होता है, तो लास्ट में 2 आ जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, 4 के साथ। चेक कर लेना इसको, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ, चेक कर लेना। 3 4 से 12, 4 6 से 24, 252 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। 21 को 3 के साथ करोगे तो कितना आता है ठीक है, आप देख रहे हो पैटर्न हमें दिख गया, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, और ये किसके साथ होगा, 6 के साथ। ठीक है, 6 के साथ करके देखो, 0 आ जाएगा, 6 6 से 36, फ्री कैरी आ जाएगा, 6 2 से 12, 12 और 3 15, और 6 1 से 6 और 1 कैरी 7 5 6 0। तो आपका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रही है। बढ़ते हैं आगे। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन में देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डिजिट और सिंबल आपको दिए हुए हैं और आपने निकालना क्या है, 9 7 1 2 5 4। ये तो आप खुद कर लोगे, ये इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी कर लोगे, लेकिन मैं बता देता हूं फिर भी। आपने क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऊपर डिजिट लिखे हुए हैं और नीचे क्या लिखे हुए हैं, सिंबल लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने 9 पढ़ा तो आप सबसे पहले चेक करोगे 9 कहाँ पे है, तो 9 के नीचे वाला जो सिंबल होगा वो लिख देना। तो 9 के नीचे क्या है, आर लिख दिया। उसके बाद 7 है, तो 7 के नीचे क्या है, एम, तो एम आ गया। अब ऑप्शन भी चेक करते जाओ साथ में। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आर एम लिखा हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन कैंसिल। उसके बाद 1 2, 1 का क्या है, 1 का ए है, ए वाला ढूंढो, तो तीनों में ए लिखा हुआ है, कोई भी ऑप्शन कैंसिल नहीं हुआ है यहाँ से। डिफरेंट देखो क्या चीज है, तो उसके बाद चेक करो लास्ट वाला, लास्ट वाला चेक करते हैं 4। तो 4 का है परसेंटेज, 4 का होता है परसेंटेज। परसेंटेज देखो किन में है, लास्ट वाले 2 में परसेंटेज है, ए भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, ए भी कैंसिल हो गया, तो लास्ट वाले में क्या है, परसेंटेज है। उसके बाद आपने देखा सेकंड लास्ट अगर देखे तो 5 का क्या आ रहा है, 5 का आ रहा है पी, लेकिन आपने देखा कि जो लास्ट वाला है डी वाला, उसमें डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा, सी सही है। ठीक है, इसको, ये इजी सा क्वेश्चन है। 30th भी इजी है, 30th भी देख लो। 3 को अगर हम ट्राई बोलते हैं, 3 को अगर हम ट्राई बोलते हैं तो 10 को हम क्या बोलेंगे, तो 10 को हम डेका बोलते हैं। ठीक है, 10 को हम क्या बोलते हैं, डेका बोलते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते हैं 31st क्वेश्चन पे। तो 31st क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भाई। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है आपके पास बहुत बड़ा सा। ठीक है, ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल है, उसको भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक रेक्टेंगल भी है, तो रेक्टेंगल को भी ड्रॉ कर लो। और रेक्टेंगल के साथ साथ इसमें एक सर्कल भी है, तो सर्कल को भी क्या कर लो, ड्रॉ कर ही लो। ठीक है, तो साथ में इसके सर्कल भी है, तो इसको भी ड्रॉ कर लिया आपने। ए आ गया यहाँ पे डी आ गया,
एफ आ गया, एल आ गया, एच आ गया, जी आ गया, बी है यहाँ पे, और यहाँ पे है सी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल इंडिकेट करता है किसको, आर्टिस्ट को। बिगर ट्रायंगल किसको, आर्टिस्ट को, और जो छोटा वाला ट्रायंगल है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो कर रहा है साइंटिस्ट को। ठीक है, उसके बाद जो रेक्टेंगल है वो डांसर्स को कर रहा है, और जो सर्कल है वो कर रहा है डॉक्टर्स को। सर्कल्स किसको कर रहा है, डॉक्टर को। अब आपने निकालना है विच लेटर रिप्रेजेंट द आर्टिस्ट। लेटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट होना चाहिए हु आर डॉक्टर, आर्टिस्ट भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए, और डॉक्टर के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, डांसर भी होना चाहिए। बट ये तीनों चीजें होनी चाहिए, बट नॉट साइंटिस्ट, लेकिन साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए, साइंटिस्ट नहीं होना चाहिए। तो साइंटिस्ट वाला कौन सा है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल, तो छोटे वाला ट्रायंगल पूरे को खत्म कर दो, छोटे वाले पूरे ट्रायंगल को ही खत्म कर देते हैं, इसके अंदर जो भी आता है उस पूरे को ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, पूरे को क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिया। ठीक है, ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, बाहर चला गया। समझ आ रही है, इसके अंदर जो भी थे वो सारे क्या हो गए, बाहर हो गए। उसके बाद और क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बोला डॉक्टर्स भी होने चाहिए, आर्टिस्ट होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, डांसर भी होने चाहिए। मतलब वो पर्सन होना चाहिए जो आर्टिस्ट के साथ साथ डॉक्टर भी हो, डॉक्टर के साथ साथ डांसर भी हो। तो डॉक्टर कौन, आर्टिस्ट कौन है, ये पूरे के पूरे आर्टिस्ट हैं। तो आपने ध्यान से देखना है, आर्टिस्ट, डॉक्टर, डांसर तीनों होने चाहिए। तो जो रेक्टेंगल में होंगे वो डांसर होते हैं, सर्कल वाले डॉक्टर होते हैं। तो आपने देखा ये सर्कल है, ये आपका रेक्टेंगल है, और ये आपका पूरा वाला ट्रायंगल है। अब आप यहां से देख रहे हो सी, जी और बी है, लेकिन जो बी है और जो ए है, ए सिर्फ और सिर्फ किस में है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट है, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। जो सिर्फ आर्टिस्ट होंगे हमें वो नहीं चाहिए, आर्टिस्ट के साथ साथ डॉक्टर भी होना चाहिए, डॉक्टर के साथ साथ डांसर भी होना चाहिए। मतलब वो वाले अल्फाबेट्स हमने उठाने हैं जो सर्कल के अंदर भी होंगे, रेक्टेंगल के अंदर भी होंगे, और साथ ही साथ इस ट्रायंगल के अंदर भी होंगे। ठीक है, तो वो तो हमें यही दिख रहे हैं, एक सी और एक जी, जो सर्कल के अंदर भी हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी हैं, और आपके इस ट्रायंगल के अंदर भी है। लेकिन जो बी है, बी सर्कल के अंदर नहीं है। अगर सर्कल के अंदर नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो इनको भी क्या करो, हटा दो। और ए जो है सिर्फ आर्टिस्ट है, सिर्फ आर्टिस्ट भी हमें नहीं चाहिए। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, सी और जी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, जी और सी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ही, जिसमें लिखा हुआ है जो आपकी ट्रेन है, ट्रेन को कोड किया हुआ है किसके साथ, पी, टी, सी, के और जे के साथ। ट्रेन को कोड किया हुआ है किसके साथ, पी, टी, सी, के, जे के साथ। और आपने बताना है कि आप प्लेटफॉर्म को किसके साथ कोड करोगे। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने से पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इनकी पोजीशंस को लिखोगे। टी की क्या पोजीशन होती है, 20। ठीक है, आर की पोजीशन क्या होती है, 18, इसकी 1 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 14 होती है। ठीक है, पी की क्या पोजीशन होती है, पी की पोजीशन 16, इसकी 20, इसकी 3, इसकी 11 और इसकी होती है 10। ठीक है, अब आपने देखा यहां से क्या हो रहा है, 20 से 16 मतलब 4 की कमी आ रही है, मतलब -4 हो रहा है। 20 से 16 मतलब -4 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे 18 से 20 मतलब +2, 1 से 3 +2, 9 से 11 +2, और लास्ट में 14 से 10 मतलब -4। तो यहां से हमें समझ आ रही है कि लास्ट में -4 हो रहा है, बाकी बीच में सिर्फ +2 हो रहा है। तो इसी के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन था। पी है, पी की नंबरिंग क्या होती है, 16, लास्ट वाले की नंबरिंग क्या होती है, एम की नंबरिंग होती है 13। तो 16 में से -4 करना है, तो -4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12।
13 में से -4 करेंगे तो 9 आ जाएगा। लास्ट वाले चेक कर लो, 12 होता है L का और 9 होता है किसका, I का। देख लो ये कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही पहले L लिखा हुआ है तो बाकियों में L नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या किया होगा इसमें, 1/4, 1/8, 1/16, 1 ये आपने फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ 1/64। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 raised to power 2, 1 2 raised to power 3, 1 2 raised to power 4, यहाँ पे क्या होगा 1 2 raised to power 5, और यहाँ पे क्या है 1 2 raised to power 6। 2 raised to power 6 अगर करोगे तो 64 आता है, ये करोगे तो 32 आता है, ये करोगे 16 आता है, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो आप देख रहे हो इसका आंसर क्या आएगा, 1/32। तो ये आपका आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर 100 को सेंचुरी बोलते हैं, 100 को अगर सेंचुरी बोलते हैं तो मिलेनियम किसको बोलते हैं, ठीक है, आपको पता है 100 को सेंट भी बोलते हैं, और मिलियन को, तो मिलियन कितना होता है 10 लाख, तो 10 लाख आपका मिलेनियम होता है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो। उसके बाद ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। 35 की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता's डॉटर्स ब्रदर। बबीता के डॉटर के भाई की बहन है शीतल, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करोगे, शीतल को अलग रहने दो, पहले बबीता को सॉल्व कर लेते हैं हम। बबीता की डॉटर का भाई, ये मान लो बबीता है, बबीता एक औरत है, बबीता की डॉटर होगी तो वो डॉटर कहाँ पे आती है, नीचे। बबीता की कोई डॉटर है, डॉटर का भाई कौन है, डॉटर का कोई भाई है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। ये बबीता आ गई, ये बबीता की बेटी आ गई, बेटी के साथ तो बबीता का क्या आ गया, बेटा आ गया। बबीता का बेटा ही होगा, बबीता की बेटी के भाई को क्या बोलेंगे हम, बबीता का बेटा, सीधा, ठीक है। वो शीतल जो है, शीतल कौन है, शीतल सिस्टर है। शीतल क्या है, सिस्टर है किसकी, बबीता के बेटी के भाई की। तो इनडायरेक्टली हम ये बोलना चाहते हैं कि बबीता का जो बेटा है, बबीता को जो बेटा है, शीतल उसकी बहन है। शीतल बहन है किसकी, बबीता के बेटे की, ठीक है। तो बबीता जो शीतल होगी वो क्या होगी, इसकी बहन हो सकती है, या तो ये भी इसकी बहन है, ये भी इसकी बहन है, या तो इसको शीतल बोल दो या ये भी शीतल हो सकती है, लेकिन हमें कंफर्म नहीं है। अब हमने बताना है बबीता और शीतल का क्या रिश्ता होगा। तो सीधी सी बात है, बबीता और शीतल का क्या रिश्ता है, बबीता इसकी माँ है, ठीक है। तो बबीता क्या होगी, बबीता इसकी मदर होगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। समझ आ रही है। अब बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे, ठीक है। 36 क्वेश्चन पे, नवीन्स फादर ओनली डॉटर सन इज अर्नब। देखो 36वां क्वेश्चन है, नवीन्स फादर ओनली डॉटर, नवीन के फादर की, ये नवीन आ गया, नवीन का फादर उनसे ऊपर आ गया, नवीन के जो फादर हैं, फादर की ओनली डॉटर, फादर की ओनली डॉटर मतलब इसकी बहन, ओनली डॉटर का बेटा, डॉटर से सन, डॉटर का बेटा नीचे बना दिया, डॉटर का क्या है, सन है, इसका नाम क्या है, नाम भी दिया हुआ है, तो इसका नाम है क्या, अर्नब, नाम क्या है, अर्नब। और हमने बताना है हाउ इज अर्नब रिलेटेड टू नवीन, अर्नब का क्या रिश्ता है नवीन के साथ। तो सीधा दिख रहा है, ये क्या है, बहन का बेटा है, नवीन के बहन का बेटा है कौन, अर्नब। तो अर्नब का क्या रिश्ता हुआ, अर्नब का ये क्या लगेंगे, अर्नब नवीन का क्या लगेगा, तो अर्नब नवीन का नेफ्यू लगेगा, क्या लगेगा, भतीजा, सॉरी भांजा लगेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, नेफ्यू, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन है नहीं है, थोड़ा सा लग सकता है वैसे। 37 क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। मिसिंग नंबर 11, 10,
27, 66.5 और 198.5। ठीक है, इसमें आपने आंसर फाइंड करना। तो मैंने आपको स्टार्ट बोला है, आपको स्टार्ट कहाँ से करना, आपने स्टार्ट हमेशा लास्ट से करना। तो यहाँ से भी आप ग्रोथ देख रहे हो इसकी किस तरीके से हो रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आपने देखा 66 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि 198 के करीब पहुंच सके। तो हमें पता है कि अगर 66 को, आपको पता है 60 को 3 के साथ करो तो कितना होता है, 180 होता है। 65 को 3 के साथ करोगे तो कितना होगा, 195 होगा। तो 65 को, तो ये 66 है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। चेक भी कर लेते हैं। 66.5 को मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करें तो ये कितना होगा, 3 5 15, 1 कैरी। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दो। 3 6 18, 18 प्लस 1 19, 1 कैरी आ गया। 3 6 18 और 199.5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 198.5, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई 3 से करके -1 कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको हमने ऐसे बना दिया। अब 27 को हम किसके साथ करेंगे ताकि ये 66.5 के करीब पहुंच सके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 है तो जैसे पहले एक लॉजिक लगा था पिछले क्वेश्चन में, शायद वैसा हो सकता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसको। 27 को अगर हम 2 के साथ करें तो ये 54 आता है, लेकिन यहाँ पे 66.5 है। तो 27 को 3 के साथ ही अगर करके देखें तो वो कितना आता है, 27 को 3 के साथ करके देखेंगे 3 7 24 होता है, सॉरी 21 होता है, और 3 2 6, 6 और 2 81 आएगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या है 66.5, मतलब 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, तो इसके बीच में कोई नंबर होगा। इसके बीच में कोई नंबर होगा तो फाइंड करो नंबर कौन सा हो सकता है। तो इसके बीच में एक नंबर है डाई के साथ करके देख लेते हैं। 27 को हम किसके साथ करेंगे, डाई के साथ करके देखेंगे। ध्यान से देखना इसको। डाई का मतलब क्या होता है 2 के साथ किया तो कितना आ गया, 54 आ गया। 2 में आधा और ऐड करना है, तो 27 का आधा क्या होता है, 27 का अगर आधा देखेंगे वो होता है 13.5। ठीक है, तो 54 में ऐड कर दो 13.5, कितना हो गया ये 67.5। तो यहां से हमें दिख गया 66.5 था, लेकिन हमारा कितना आया 67.5। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है मल्टीप्लाई 2.5 -1। 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या किया है, -1 किया है। ठीक है, और यहां से आगे हमें क्या होना चाहिए, अगर ये 3 के साथ हुआ है, ये डाई के साथ हुआ है, तो ये 2 के साथ होना चाहिए। 2 के साथ होके -1 होना चाहिए। और ये कैसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 1.5 के साथ और -1 हो जाना चाहिए। और ये कैसे होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 के साथ और -1 हो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी ये कैसे हो रहा है। 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1.5 के साथ, 2 के साथ, डाई के साथ, 3 के साथ, इस तरीके से सीरीज चल रही है। अगर आपको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई और डाई के साथ मल्टीप्लाई करना आता है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर सकते हो। अगर नहीं आता तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 27 को डाई के साथ कर लो, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसको कैसे करना है 5 का टेबल पढ़ लो। ठीक है, पॉइंट बाद में लगा लेना। ठीक है, 5 7 से कितना होता है 35, 5 2 10, 135 आ गया। ठीक है, 2 7 14, 2 2 4, 4 और 1 कितना हो गया, तो ये कितना बन गया 5 7 और ये कितना आ गया 67। और एक के साथ एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पे लगा दो 67.5, इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो अब आप आंसर चेक कर सकते हो। आंसर कैसे चेक करोगे, 10 को मल्टीप्लाई करना डाई के साथ, 10 को मल्टीप्लाई डाई के साथ करके -1 कर देना। तो 10 को अगर डाई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आता है 15, 15 में से 1 निकला, आंसर आएगा 14, तो 14 आपका आंसर है।
ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था आपने। ठीक है, तो 14 इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस ये रहा 38 क्वेश्चन आपके सामने। इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे आपके पास एक सर्कल है और एक है आपके पास रेक्टेंगल। ठीक है, इस तरह से फिगर है और यहाँ पे एक पॉइंटर है जो बाहर की तरफ और वेस्ट वाली साइड पे पॉइंटेड है। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है कि दो रिलेशन यहाँ पे होते हैं, दो यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही उस रिलेशन को डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है ना आपको। देखो अब यहाँ पे सर्कल है, रेक्टेंगल है और ये पॉइंटिंग कहाँ पे है, आउटसाइड कर रहा है, वेस्ट वाली साइड। अब यहाँ पे देखो इसका उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है और सर्कल है, साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार जो पॉइंटर है वो कहाँ पे है, इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग ही दूसरे आंसर को हमने डिस्क्राइब करना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक क्या है, हेक्सागन है। क्या है, हेक्सागन है और हेक्सागन के नीचे क्या है, एक ट्रायंगल है। हेक्सागन के नीचे क्या है, ट्रायंगल है। एक्चुअली ये सीधी सी लाइन दिख रही है। ठीक है, तो हेक्सागन के नीचे क्या है, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि सर्कल पहले यहाँ पे कुछ मिरर इमेज टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो चीज पहले नीचे थी वो चीज ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे फिगर कैसी बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर और हेक्सागन बन जाएगा नीचे। ठीक है, इस तरीके से फिगर बनेगी। और आपने इस फिगर में देखा पहले ये बाहर था, इसमें ये अंदर हो गया, इसमें तो ये अंदर है, तो दूसरे में ये क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। तो बाहर कहाँ पे होगा, इस तरीके से। समझ आ रही है? तो यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन में आपको बोला गया है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, मीना वॉकड 26.6 मीटर टू साउथ। मीना चल रही है साउथ वाली साइड। साउथ कहाँ पे होता है, साउथ नीचे होता है। साउथ में वो चली 26.6 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 19.5 मीटर। उसने अपना राइट लिया और 19.5 मीटर चली। राइट लेने का मतलब होता है क्लॉकवाइज, पहले भी बताया मैंने आपको। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाना, तो इस डायरेक्शन में अगर राइट लिया तो कितना चली वो, 19.5 मीटर चली वो, कहाँ पे, अपने राइट में। राइट के बाद उसने क्या किया, नेक्स्ट शी मूव्स 23.4 मीटर टू हर लेफ्ट। उसके बाद उसने लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब इस साइड से, इस तरीके से चल रही है। तो इस तरीके से चलने का मतलब है अब वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी और कितना चलेगी, 23.4 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया, अगेन नेक्स्ट शी मूव्स 8.5 मीटर टू हर लेफ्ट। अपना लेफ्ट उसने फिर से लिया और कहाँ पहुंच गई, लेफ्ट लेने के बाद वो चली 8.5 मीटर। अब आपने बताना है हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूरी पे है, आपने ये बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, और फाइनल पॉइंट उसका ये है। हमने इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस हम किस तरीके से बताते हैं, डिस्टेंस हम इस तरीके से लाइन ज्वाइन करके स्टार्टिंग से फाइनल पॉइंट तक हम निकालते हैं इसको। ठीक है, अब आपने देखा कि अगर ये 26.6 है और ये 23.4 है, तो अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं नीचे तक तो ये भी 23.4 होगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, क्लियर। ठीक है, अगर ये 8.5 है तो इसके आगे वाला कितना होगा, ये भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला 19.5 है। तो अगर इसको मैंने 19.5 बनाना है पूरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11 को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। 8.5 में अगर 11 में ऐड करूँ तो मेरा कितना बन जाएगा, 19.5। क्लियर है। अब आपने देखा अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 50 मीटर। ये बन जाएगा 50 मीटर। अगर ये 50 मीटर है, ये 11 मीटर है, तो आपने ये वाली साइड निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। और ये निकालोगे आप लोग ही, इसको निकालोगे आप लोग ही, लेकिन जो चीज हमें नहीं चाहिए उसको आप माइनस कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि
आपको सिर्फ ये वाला ट्रायंगल ही चाहिए, तो बाकी वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनस निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले से जिस फॉर्मूले का मैंने पहले यूज किया। और मुझे ऑप्शन, जो भी आपका आंसर सही होगा, जो भी ऑप्शन आएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि सर ये इसका आंसर है। और 39 के साथ साथ 40th क्वेश्चन भी आप ही निकालोगे, क्योंकि 40th बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसके आंसर क्या है। बाकी गाइज ये था आपका रीजनिंग वाला पार्ट, JKSSB 4th क्लास के एग्ज़ाम में जो इनकी सेकंड डे था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। जिनका आज एग्ज़ाम था उनको भी समझ आ गया होगा कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और जिनका कल एग्ज़ाम है, तो गाइस इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख के जाइएगा, क्योंकि पैटर्न सेम रहेगा। क्योंकि मैंने कल भी एग्ज़ाम देखा था और आज भी, तो पैटर्न सेम है, तो पैटर्न मुझे उम्मीद है कल भी सेम ही आएगा, सिमिलर आएगा। तो आप इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर इसको ही आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आप डेफिनेटली अच्छी तरह से एग्ज़ाम को करोगे और एग्ज़ाम को क्रैक भी करोगे। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू।